हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल छाबड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी सिक्कर। और अपना फर्स्ट चैप्टर जो था वो सारा कंप्लीट अपन ने कर दिया था। सारी उसकी थ्योरी अपन ने कर ली थी, सारे उसके क्वेश्चंस अपन ने कर लिए थे, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लिए थे, नीट लेवल के क्वेश्चंस कर लिए थे, आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस कर लिए थे। तो मेरी तरफ से वो चैप्टर कंप्लीट था और आप लोगों की तरफ से जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे वैसे वैसे और क्लियर होता जाएगा। देखो, चैप्टर को पढ़ने का जो तरीका होता है ना, मैं बताऊं चैप्टर को किस तरह से पढ़ना चाहिए। किसी भी चैप्टर को सबसे फर्स्ट पॉइंट जो होता है चैप्टर को पढ़ने का तरीका होता है कि उसकी थ्योरी जो है वो बहुत ही अच्छे से तैयार करो। थ्योरी वन टाइम स्टडी होती है। थ्योरी की वन टाइम स्टडी का मतलब एक बार थ्योरी पढ़ लो और वो ऐसे थ्योरी पढ़ो कि उसको दूसरी बार उस थ्योरी को पढ़ने की अपन को जरूरत ही नहीं पड़े। ठीक है, उसके बाद में अपन उस थ्योरी से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं केवल और केवल अपन को न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस, लॉट ऑफ क्वेश्चंस अपन को सोल्व करने हैं उस किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। एक टॉपिक तुमने पढ़ा, जैसे मान लो तुमने पढ़ा कूलॉम्स लॉ, ठीक है, पढ़ लिया कूलॉम्स लॉ, पढ़ लिया कूलॉम्स लॉ। पढ़ने के बाद में उसकी थ्योरी समझ ली अच्छे से कि उसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है, किस तरह से हैं। उसके बाद में उस कूलॉम लॉ से रिलेटेड कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम 100 क्वेश्चंस तुम्हारे होने चाहिए कूलॉम लॉ से रिलेटेड। तब जाके तुम्हारा नीट में, आईआईटी में इनमें सिलेक्शन होने के चांसेस रहेंगे। यदि उस पर क्वेश्चंस तुमने नहीं किए, केवल थ्योरी ही पढ़ के छोड़ दी, तो उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाएगा फिर। ठीक है, तो सिलेक्शन यदि अपना करवाना है तो घिसना तो पड़ेगा, घिसना पड़ेगा। तो पेन घिसो, चाहे खुद को घिसो, चाहे कैसे भी हो, लेकिन घिसना पड़ेगा और घिसोगे तभी चमकोगे। ठीक है, तो इसलिए बढ़िया से बढ़िया तरीके से हर एक टॉपिक के ऊपर लॉट ऑफ क्वेश्चंस तुम्हें करने हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ही वो टॉपिक तुम्हारा क्लियर होगा। और फिर उस क्वेश्चन से, उस टॉपिक से रिलेटेड चाहे कैसा भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ जाओ, वो क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, हो जाएगा। यदि तुमने बहुत मन से, सच्चे मन से, प्यार से, दिल से सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक पूरा इंटरेस्ट लेके यदि स्टडी करी है, तो उस कंडीशन में तुम्हारे मार्क्स जो है या सिलेक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट मार्क्स है वो अचीव कर लोगे। लेकिन यदि दिल से आपने ने तैयारी नहीं करी है, बोझ समझ के यदि स्टडी करी है, तो फिर मजे वाली बात नहीं है। तो फिर वो स्टडी को यदि तुमने बोझ समझा है तो स्टडी भी तुम्हें अपना बोझ ही समझेगी। वो बोझ समझेगी तो सब अपना बोझ हल्का ही तो करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए स्टडी भी तुम्हें रिमूव करेगी। जैसे तुम स्टडी को बोझ समझ के उसको रिमूव करने की कोशिश करते हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि स्टडी भी तुम्हें रिमूव कर देगी। बहुतों को रिमूव किया है, तुम्हें भी रिमूव कर देगी। इसलिए जब तक स्टडी में इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ोगे ना, तब तक मज़ा नहीं आएगा। और स्टडी की यदि वैल्यू करोगे कि स्टडी तुम्हारी वैल्यू करेगी, और जब तुम्हारी वैल्यू होगी तो तुम कहाँ पहुँच जाओगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो यदि टॉप पे पहुँचना है तो अपने लिए अपनी जी जान लगा देनी है। जितना तुम कर सकते हो अपना 100 से 100 या मानो 100 से भी ज़्यादा 200% अपना दे दो। 200% अपना यदि दे दोगे किसी भी काम के अंदर, तो वो काम जो है वो तुम्हारे लिए बहुत छोटा काम हो जाएगा। वहाँ तक पहुँचना तुम्हारे लिए बहुत मामूली सी बात हो जाएगी, क्योंकि तुमने अपना 200% दिया है। फिर मान लो वहाँ तक नहीं भी पहुँचे, वहाँ तक नहीं भी पहुँचे, जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ते से तुम नहीं पहुँच पाए, तो अपना रास्ता चेंज कर दो, लेकिन पहुँचना टॉप पे ही है। मंजिल चेंज नहीं होनी चाहिए, मंजिल अपनी बड़ी बनाओ। मंजिल बड़ी बनाने का मतलब ये हो गया कि अपने आप को यदि कहीं देख रहे हो कि हाँ भी मुझे वहाँ पहुँचना है, तो वहाँ पहुँचने के बहुत रास्ते होते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही रास्ता हो। ठीक है, तो बहुत रास्ते हैं। ऐसा अब तुम्हारा यदि मंजिलें तुमने बना ली कि भी मुझे तो मेडिकल में सिलेक्शन चाहिए, वो कोई मंजिल नहीं है। मंजिल ये है कि मुझे अपनी लाइफ में इतना अचीव करना है। इतना अचीव करने का मतलब मैं अपने आप को 10 साल बाद में इस गाड़ी के साथ में, इस बंगले के साथ में, या ऐसे देखना चाहता हूँ या वैसे देखना चाहता हूँ, वो तुम्हारी मंजिल है। ठीक है, वो मंजिल है। तो उसको पाने के लिए रास्ता कैसा भी हो सकता है, वो चाहे तुम डॉक्टर बन के करो, चाहे इंजीनियर बन के करो, चाहे आईएएस बन के करो, चाहे आरएएस बन के करो। इसलिए अपने सपने थोड़े बड़े बनाओ, सपने अपने बड़े बनाओ। ठीक है, जितने बड़े सपने बनाओगे उसको उस तक पहुंचने के लिए रास्ते तुम्हारे सामने बहुत सारे आएंगे। रास्ता बदलते हुए चलो, लेकिन मंजिल को कभी मत बदलो। ठीक है, तो मैं एक ही बात हमेशा बोलता हूं कि हमेशा रास्ता चेंज करो, लेकिन मंजिल चेंज मत करो। मंजिल तुम्हारी वही होनी चाहिए, लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपना 200% देना चाहिए।
अपने अंदर से तुम्हारे आवाज़ आनी चाहिए कि मैंने तो अपना द बेस्ट दिया है, अब मुझे वो चीज़ मिले या नहीं मिले, लेकिन मेरे अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं थी, मैंने अपना द बेस्ट दिया है, अब चाहे वो मुझे मिले और चाहे नहीं मिले, मेरी गारंटी है यदि वो नहीं भी मिला तो उससे कम भी नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है? यदि वहां तक नहीं भी पहुंचे तो उससे कम वाली जगह भी नहीं पहुंचोगे, ये मान के चलो। पहुंचोगे तुम उसके लेवल की जगह पे, चाहे वहां मत पहुंचो तो दूसरी जगह पहुंचो, लेकिन पहुंचोगे बहुत शानदार जगह। इसलिए अपना 200% देते हुए चलो, हर काम को पूरे मन से, दिल से, सच्चे दिल से हर काम को करते हुए चलो, तो तुम्हें अपनी पोजीशन, अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। तो इसी के साथ में अब अपना सेकंड चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था, सेकंड चैप्टर अपना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार, बहुत ही सच्चा चैप्टर है, तो इसको शुरू करते हैं। तो अब देखो, चैनल जो है वो तुम्हारा वही है, जैन एकेडमी। चैनल पे बहुत सारा तुम्हारा प्यार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल को ऐसे ही आगे बढ़ाते हुए रहो, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करवाते रहो, आगे स्टूडेंट्स को चेन को बनाते हुए चलो। मैक्सिमम अपने कांटेक्ट में जो भी तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं उनको आगे फॉरवर्ड करते हुए चलो, ताकि वो भी इन चीज़ों का उतना ही फ़ायदा उठा पाए जितना तुम उठा रहे हो। तो इसलिए अब नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है क्लास 12th का अपना सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। उसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है वो चीज़ अपन बाद में देखेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर दो टॉपिक है, मेनली इस चैप्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और एक है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। समझ में आ रही थी? दोनों ही टॉपिक बहुत शानदार टॉपिक है। क्वेश्चन एक बार आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से, एक बार आता है कैपेसिटेंस से, एक बार आएगा पोटेंशियल से, एक साल आएगा कैपेसिटेंस से। इस तरह से क्वेश्चंस निकल के आते हैं इसमें। तो अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या चीज़ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझना क्या चीज़ है। जैसे मान लो मेरे पास में एक प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक है। इस प्लस के क्यू चार्ज से चारों तरफ क्या बन रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी भाई। क्यू चार्ज से क्या होता है, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, अपन पढ़ चुके हैं। तो क्यू चार्ज से आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। अपन इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं कि ये मान लो ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा इधर की तरफ, ठीक है, ई बन गया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यूं समझना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यदि किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, क्यू नोट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाया जाता है, क्यू नोट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाया जाता है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में यदि W वर्क किया जाता है, यदि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लाने में W वर्क किया जाता है, तो W बाई क्यू नोट जो है वो W बाई क्यू नोट क्या होगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो मैं मान लेता हूं कितना है, VB, और ए पॉइंट पे पोटेंशियल अपन मान लेते हैं VA। भी पोटेंशियल डिफरेंस ही तो पढ़ रहे हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस तो पोटेंशियल का डिफरेंस। तो बी पॉइंट पे पोटेंशियल VB है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल VA है, तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, वर्क डन के। कब, जब यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाया जाता है। यानी कि मैं बोल दूं कि क्यू नोट इक्वल टू यदि 1 कूलाम हो तो VB माइनस VA जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, W के इक्वल हो जाएगा। तो एक तो फॉर्मूला अपना ये आता है VB माइनस VA इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, और यदि क्यू नॉट 1 कूलाम हो तो VB माइनस VA किसके इक्वल हो जाएगा, W के। ठीक है, अब इसको समझो ये है क्या चीज़, ये तो फॉर्मूला था, है क्या चीज़ वो चीज़ समझना कि मुझे यदि कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो वर्क क्यों करना पड़ा। पहले तो वो समझो वर्क क्यों करना पड़ रहा है, भी चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क क्यों कर रहा है, किसी भी चीज़ के लिए अपन को वर्क क्यों करना पड़ता है। ठीक है, उस चीज़ को समझना। देखो वर्क क्यों किया जाता है वो चीज़ समझना। जैसे मैं यदि चल रहा हूँ, ठीक है, मैं चल रहा हूँ, मुझे चलने के लिए क्या मुझे वर्क करना पड़ेगा, मेरी एनर्जी खर्च होती है। अभी अपन चलते हैं तो अपनी एनर्जी कैलोरी बर्न होती है, क्यों होती है, क्यों होती है,
क्योंकि अपन किसी न किसी अपने अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के अगेंस्ट में अपन चल रहे हैं। जैसे मैं चल रहा हूं तो मेरे ऊपर क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है, एयर का रेजिस्टिव फोर्स जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा है। तो उन दोनों या और भी बहुत सारे फोर्स होंगे जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहे होंगे, तो उसके अगेंस्ट में मुझे चलने में क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। समझ में आ रही चीज? तो वर्क कब किया जाएगा, जब किसी न किसी फोर्स के अगेंस्ट में कोई ना कोई अपन काम करेंगे, तभी वर्क होगा, नहीं तो वर्क नहीं होगा। अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा था, इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में वर्क करना पड़ा। इसका मतलब इस पे इधर की तरफ कोई फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा था। क्यों लग रहा था, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में कैसा फोर्स लग रहा था, रिपल्सिव लग रहा था, रिपल्सिव फोर्स। तो इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में मुझे इधर लाने में क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा, और वो वर्क ही क्या हो गया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आ रही थी? तो इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन देना चाहें तो क्या होगी, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स is the equal to the amount of work done to bring a unit positive charge from one point to another point in an external electric field। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कौन जनरेट करा, इसने। इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क किया जाएगा, वो वर्क ही इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। तो यदि डेफिनेशन लिखना चाहें तो डेफिनेशन अपन ये बोल सकते हैं दैट इट इज द, या यूं बोलो कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द, इट की जगह अपन बोल सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं डेफिनेशन यदि बोलना चाहें तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स is the amount of work done to bring a unit positive charge from one point to another point, against an external electric field। समझ में आ रही चीज? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में के अगेंस्ट में किसी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क किया जाएगा, वो वर्क ही इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो जाएगा। अब वर्क जितना ज्यादा किया जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा, जितना वर्क कम किया जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही कम रहेगा। समझ में आ रही चीज? अब देखो, इसकी यूनिट्स निकालना चाहें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला अपन ये भी बोल सकते हैं कि VB माइनस VA क्या हो सकता है। VB माइनस VA तो पोटेंशियल डिफरेंस है, वर्क W है और Q नॉट चार्ज है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क यूनिट जूल, चार्ज की यूनिट कूलाम। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट निकल के आती है वो यूनिट SI यूनिट की यदि अपन बात करें तो वो जाएगी जूल पर कूलाम, और इसको एक अलग से नाम दिया जाता है क्या, वोल्ट। वोल्ट इसकी बहुत ही पॉपुलर यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस की। तो SI यूनिट तो हो जाएगी जूल पर कूलाम या फिर वोल्ट, और इसकी CGS यूनिट जो आती है, CGS यूनिट अपन बोलते हैं स्टेट वोल्ट। CGS यूनिट होती है इसकी स्टेट वोल्ट, और 1 स्टेट वोल्ट जो होता है, 1 स्टेट वोल्ट जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली होता है 300 वोल्ट। याद रख लेना, कोई खास चीज नहीं है। तो 1 स्टेट वोल्ट होता है 300 वोल्ट। ये तो इसकी यूनिट्स की बात होगी। डायमेंशन की बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, तो डायमेंशन क्या आएगी, अब डायमेंशन तो निकालना आना चाहिए, 11th का टॉपिक है और कुछ नहीं है। वर्क यूनिट, वर्क की डायमेंशन M1 L2 T-2, चार्ज की डायमेंशन A1 T1। ठीक है, तो डायमेंशन निकाल लो, M1 L2 T-2 और चार्ज की डायमेंशन हो गई A1 T1। तो इसकी डायमेंशन क्या आ जाएगी, M1 L2 ऐसे कैसे आएगा, L2 में कुछ है नहीं, T-2 और T-1 मिलकर क्या हो जाएगा T-3 और A-1।
ठीक है, ये इसकी डायमेंशन निकल के आ जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस की। समझ में आ रही चीज, यूनिट ये हो गई, डायमेंशन ये हो गई। अब पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी हुई या वेक्टर क्वांटिटी हुई? कैसी क्वांटिटी हुई? देखो, वर्क स्केलर क्वांटिटी, चार्ज स्केलर क्वांटिटी, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसी होगी? स्केलर क्वांटिटी हो गई। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। समझ में आ रही चीज? तो यूनिट इसकी ये हो गई, डायमेंशन ये हो गई, स्केलर क्वांटिटी है। और पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन अपन सीधा सीधा ये बोल सकते हैं, इट इज द अमाउंट ऑफ, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अगेंस्ट एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क किया जाएगा, वो वर्क ही दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। अब एक क्वेश्चन देखना, ठीक है, और क्लियरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन समझना, जैसे मान लो ये प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक है, मैंने इस पे 3 पॉइंट लिए, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ठीक है। मुझसे ये पूछा गया दैट वी माइनस, या यूं बोलूं कि वी माइनस वी इज लेस देन वी माइनस वी, ठीक है, एक ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी बोला गया दैट वी माइनस वी इज मोर देन वी माइनस वी, ठीक है। और ऑप्शन नंबर सी ये बोला गया दैट वी माइनस वी इक्वल्स टू है वी माइनस वी। इनमें से तो कौन सा सही है? नन ऑफ द अबव फोर्थ ऑप्शन मान लो। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपन बोल रहे हैं वर्क के इक्वल ही तो होना है, वर्क के इक्वल ही तो होना है। तो इनमें से कौन सा सही है? इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा? वर्क कहाँ ज्यादा होगा? जहां वर्क ज्यादा होगा वहां पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा। यानी कि क्यू नॉट चार्ज अपना कहाँ था? ए पे था, ठीक है। ए से बी पे लेकर आए या ए से सी पे लेकर गए? समझ में आ रही चीज? ए से बी पे लेकर आए या ए से सी पे लेकर गए? तो ए से बी तक लाने में यदि W1 वर्क होता है, ए से बी तक लाने में, और ए से सी तक लाने में W2 वर्क होता है, तो ज्यादा कौन सा होगा? W1 या W2? जितना ज्यादा चलाओगे वर्क उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा। तो W2 की वैल्यू ज्यादा है W1 से, तो जब तो अपन ये बोल सकते हैं कि W यदि ज्यादा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज्यादा होगा, कि VA माइनस VC की वैल्यू ज्यादा है VB माइनस VA से, ठीक है। तो VB माइनस VA से ज्यादा कौन हो गया? VC माइनस VA। समझ में आ रही चीज? तो ऐसे ही इसके ऊपर क्वेश्चन थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था और कुछ नहीं था, तो कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए अपना, और कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इस तरह से अपन से पूछा जा सकता है, तो जितना ज्यादा चार्ज को चलाओगे वर्क डन की वैल्यू जो है वो उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आ गई चीज? इसमें किसी के डाउट है? अच्छा पॉइंट है, मैं ये बोल रहा हूँ सेकंड चैप्टर जो है वो बहुत अच्छा टॉपिक है, समझने वाला टॉपिक है। और फर्स्ट चैप्टर यदि ढंग से पढ़ रखा है तो ही सेकंड चैप्टर ढंग से क्लियर होगा, ये और क्लियर है, ये और ध्यान रखना। यदि फर्स्ट चैप्टर ढंग से पढ़ रखा है तो ही सेकंड चैप्टर समझ में आएगा, नहीं तो सेकंड चैप्टर समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रही चीज? चलो कर दें साहब? ओके, कोई ना, ओके। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में। चलो हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना अपन पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे थे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो W/Q0 होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए अपने दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस लिया था। तो पहले ये तो पता चले पोटेंशियल क्या होता है, भाई पोटेंशियल पता होगा तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे। तो पोटेंशियल देखो क्या होता है, जैसे मान लो वही अपना क्या चार्ज था, यदि अपन बात करें तो वही अपना प्लस का क्या है, क्यू चार्ज है प्लस का क्यू चार्ज। इस प्लस के क्यू चार्ज में अपन ये बोल रहे थे
कि ये पॉइंट जो है वो तो अपना बी पॉइंट है, यहाँ पर पोटेंशियल कितना है वी, और ये पॉइंट जो है वो अपना ए पॉइंट है, और यहाँ पे पोटेंशियल कितना है वी ए, ठीक है। और ए से बी तक लाने में यदि वर्क डब्ल्यू होता है, क्यू नॉट चार्ज को यदि मैं ए से बी तक लेकर आता हूँ तो वर्क डब्ल्यू होता है, तो अपन ये बोल रहे थे कि वी बी माइनस वी ए जो था वो किसके इक्वल हो गया था, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट के, ठीक है। इतना पढ़ा है अपन ने। अब देखो यदि ये ए पॉइंट जो है वो इन्फिनिटी पे चला जाए, यदि ए पॉइंट जो है वो मान लो इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, जीरो। ये मान के चलना, ये स्टैंडर्ड चीज है, मानी गई है कि इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, जीरो होता है। तो यदि ए पॉइंट इन्फिनिटी पे चला जाता है तो इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जाएगा वो कितना होगा, वो देखो। इस बी पॉइंट पे पोटेंशियल मैंने किसके इक्वल मान लिया, वी के मान लिया, तो वी बी तो किसके इक्वल हो गया, वी के। वी ए कितना है, जीरो, और वर्क यदि डब्ल्यू किया जा रहा है तो कितना हो गया, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, तो वी किसके इक्वल हो गया, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट के। हुआ कि नहीं हुआ। अब यदि क्यू नॉट की वैल्यू यदि 1 कूलम है तो V किसके इक्वल हो गया, W के। V कहाँ पोटेंशियल है, जिस पॉइंट पे चार्ज को लाया गया है। समझ में आ रही चीज, V कहाँ पे पोटेंशियल है, जिस पॉइंट पे चार्ज को लाया गया है, कहाँ से, इन्फिनिटी से, ठीक है। अब सुनना, इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जाएगा वो वर्क ही उस पॉइंट पर पोटेंशियल के इक्वल होगा, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर यदि मुझे पोटेंशियल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जैसे मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो अपन क्या करेंगे, इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस पॉइंट तक ले आओ, ले आया, जितना वर्क करना पड़ा वो वर्क ही उस पॉइंट पर पोटेंशियल के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रही चीज। जैसे मुझे इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है, मान लो इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, मैं क्या करूंगा, इन्फिनिटी जाऊंगा, इन्फिनिटी से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज उठाऊंगा, उसको यहां तक लाने में जितना वर्क किया जाएगा वो वर्क ही इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल के इक्वल आ जाएगा। यदि मुझे इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां तक लाने में 100 जूल का वर्क करना पड़ता है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल भी कितना होगा, 100 वोल्ट होगा। समझ में आ रही चीज। यदि इस पॉइंट तक इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में 100 जूल का वर्क करना पड़ता है तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल जो होगा वो भी कितना होगा, 100 वोल्ट का होगा। ये चीज क्लियर है, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आगे अपन इन्हीं चीजों को पढ़ते रहेंगे, यही चीजें घूमती रहेगी। कि एक चीज ध्यान रखना कि मुझे यदि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, अब दिमाग में जहन में लाइन बिठाना, मैंने फिर भी कई बार बोली ये चीज़ें कि लाइनें ही इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है। किसी भी पॉइंट पर यदि मुझे पोटेंशियल निकालना है तो उस पॉइंट पर इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में वर्क डन निकाल लो। यदि वर्क डन निकल गया तो वो वर्क डन ही उस पॉइंट पर पोटेंशियल के इक्वल होता है। क्लियर है कि नहीं है, ये चीज क्लियर है। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जाता है वो वर्क ही उस पॉइंट पर पोटेंशियल के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब अपन ने जब ऐसा किया था, अब मैं याद दिला दूं अपन ने क्या किया था अभी पिछले टॉपिक में, प्लस का क्यू चार्ज था, यहाँ बी पॉइंट लिया था, फिर अपन ने यहाँ पर ए पॉइंट लिया था, क्यू नॉट चार्ज को मैं ए से बी तक लाने में डब्ल्यू वर्क किया था, यहाँ पोटेंशियल वी बी माना था, यहाँ पोटेंशियल वी ए माना था, ऐसा ही गया था। फिर अपन ने ये बोला था कि वी बी माइनस वी ए इक्वल टू किसके हो गया था, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट के, ऐसा ही हुआ था। तो अब ये वी ए वी बी निकले कैसे थे, वी ए वी बी कैसे निकले थे, कैसे निकालेंगे कि इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए तक लाने में जितना वर्क किया जाएगा वो वर्क किसके इक्वल होगा, वी ए के इक्वल होगा। इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी तक लाने में जो वर्क किया जाएगा वो वर्क किसके इक्वल होगा, वी बी के इक्वल होगा। समझ में आ रही चीज। वी ए वी बी निकल गया, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया, ये निकालना था अपन को। तो पोटेंशियल कैसे निकालोगे, किसी भी पॉइंट पर यदि मुझे पोटेंशियल निकालना है तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क किया जाएगा वो वर्क ही उसके अंदर पोटेंशियल के फॉर्म में, या वो वर्क ही उसके अंदर पोटेंशियल के इक्वल होगा, ठीक है। अब इसको समझो थोड़ा सा, जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन अभी अर्थ पे रखा हुआ है, रख दिया अर्थ पे, इसको ऊपर तक लाएंगे, कितना वर्क करना पड़ा, mgh,
करना पड़ा, m मास है, h हाइट तक लेकर आया तो वर्क कितना करना पड़ा, mgh। इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर हुई, mgh के इक्वल। तो अपन ने जितना वर्क किया उतनी ही तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, ठीक है। तो ऐसे ही अपन ये बोलते हैं कि जितना वर्क किया जाएगा वो वर्क ही उसके अंदर क्या होगा, पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो जितना वर्क किया जाएगा वो वर्क ही उसके ऊपर पोटेंशियल के इक्वल होगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला ये आ गया W/Q0। यदि Q0 यूनिट पॉजिटिव है तो V किसके इक्वल हो जाएगा, W के। Q0 यदि यूनिट पॉजिटिव नहीं है तो W किसके इक्वल होगा, W का एक फॉर्मूला और आ जाएगा, W जो होगा वो किसके इक्वल होगा, Q0 V के। अब देखो यहाँ से एक चीज और निकल के आती है, क्या निकल के आती है, दो चीजें हैं, दोनों चीजों को ढंग से समझना। यदि मुझे इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, यूं समझना, यदि मुझे इस पॉइंट के ऊपर, ये एक पॉइंट है, ठीक है, कोई सा भी एक पॉइंट मान लिया, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो मैं क्या करूंगा कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जितना वर्क किया जाएगा वो वर्क ही इस पॉइंट पर पोटेंशियल के इक्वल होगा। समझ में आ रही चीज? ये तो अपने पास में क्या आ गया, पोटेंशियल के निकालने का तरीका हो गया। अब मुझे मान लो ये निकालना है कि यदि मुझे ये पता है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल V है, यदि मुझे ये पता है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल V है, तो इन्फिनिटी से किसी चार्ज को यहां तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा वो कैसे पता चले, तो वर्क क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल। समझ में आ रही चीज? भी वर्क कितना करना पड़ा, जो चार्ज अपन लेकर आ रहे हैं वो जिस पॉइंट तक लेकर आ रहे हैं इनटू उस पॉइंट पर पोटेंशियल। तो जो चार्ज लेकर आ रहे हैं वो और जिस पॉइंट तक लाया जा रहा है उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल का मल्टीपल ही क्या होगा, वर्क के इक्वल होता है। तो यदि वर्क पूछा गया है तो अपन बोल देंगे चार्ज इनटू जिस पॉइंट तक लाया गया है उस पॉइंट पर पोटेंशियल के इक्वल होगा। और यदि मुझे पोटेंशियल पूछा गया है तो यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जाएगा वो वर्क ही किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल के इक्वल होगा, ठीक है। जैसे यूं समझो कि पॉजिटिव यहां पर इस पॉइंट के ऊपर, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के ऊपर 10 वोल्ट का पोटेंशियल है, ये मैंने मान लिया। तो 1 कूलाम चार्ज को यहां तक लाने में कितना वर्क किया जाएगा, 1 × 10 होगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल, ठीक है। तो 10 जूल का वर्क किया जाएगा। 2 कूलाम को यहां तक लाने में कितना वर्क किया जाएगा, कितना होगा, पोटेंशियल 10 वोल्ट था, चार्ज 2 कूलाम लेकर आ रहे हैं तो चार्ज इंटू पोटेंशियल 2 × 10 यानी कि 20 वोल्ट। समझ में आ रही चीज? अब यदि यहाँ पोटेंशियल ही नहीं है, यदि यहाँ कोई पोटेंशियल ही नहीं है तो वर्क डन भी क्या होगा, जीरो होगा। यानी कि जीरो पोटेंशियल वाले पॉइंट पे यदि किसी चार्ज को लाया जाता है तो वर्क डन की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। समझ में आ रही चीज? तो ये अपने पास में कुछ फॉर्मूले निकल के आ गए। तो मेन तो अपने पास में पोटेंशियल का फॉर्मूला तो होता है W/Q0 और वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q0 × V। ये चीज ध्यान रखनी है। बाकी देखो इसकी यूनिट्स और वही सब सारी वही निकल के आएगी, वो स्केलर क्वांटिटी है, जूल पर कूलाम या वोल्ट इसकी यूनिट हो गई, वही यूनिट जो अपने पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि फॉर्मूला सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जो यूनिट होती है, डायमेंशन होती है, वही सारी पोटेंशियल की यूनिट और डायमेंशन आएगी। तो अपन उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो चीज़ें अपन ने देख ली है। तो अब देखो इसमें अपने जो मेन जो चीज़ें निकल के आई है वो क्या क्या निकल कर आई है। एक तो अपने पास में पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसका फॉर्मूला निकल के आया है VB - VA = W/Q0, ठीक है। तो W जो होगा वो क्या हो जाएगा, Q0 × VB - VA, या फिर मैं बोल सकता हूँ Q0 × ΔV हो सकता है। W क्या हो सकता है, Q0 × ΔV, ΔV क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। ऐसे ही पोटेंशियल का जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया है, W/Q0, और या फिर यहाँ से W जो निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, Q0 × V, ठीक है। ये अपने पास में पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल के आए हैं। बस मेनली अपने पास में फिलहाल ये दो फॉर्मूले निकल के आए हैं जो अपने काम आते रहेंगे पूरे चैप्टर के अंदर। बस प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझते हो चलना कि किसी भी पॉइंट के ऊपर मुझे पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है तो उस पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले आओ। यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स लगे, जितना वर्क लगना इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ तक लाने में जितना वर्क किया जाएगा वो वर्क ही उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल के इक्वल होगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझना, जैसे मान लो मैं ये मान लूँ कि इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जो है वो V है। समझना इस चीज़ को, चलो इसको रफ कर देते हैं एक बार, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। पहले इसको रफ कर देते हैं फिर समझते हैं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ओके, पोटेंशियल पोटेंशियल करती है तू, पोटेंशियल बड़ी खतरनाक चीज़ है ये पोटेंशियल। चलो
मान लो इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल जो है वो V है, मान लिया तो बहुत अच्छी बात है, मान लिया तो इन्फिनिटी से, ये इन्फिनिटी है, ठीक है। मैं समझा क्या रहा था, मैं वो भूल गया, चलो देखते हैं। इन्फिनिटी से क्यू नोट चार्ज को यहाँ था, अब याद आ गया, क्यू नोट चार्ज को यहाँ तक लाने में जो वर्क किया जाएगा वो वर्क क्या होगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ऐसा ही होगा। अपन ये पढ़ रहे हैं अभी तक। मैं इस चार्ज को इन्फिनिटी से इधर जयपुर लेके गया, दिल्ली लेके गया, सांगानेर पता नहीं कहाँ कहाँ घुमाने लेके गया और फिर यहाँ ले आया, इधर उधर घुमाया फिर यहाँ ले आया, तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, उसका फॉर्मूला तो सीधा सीधा अपने पास ही है, चार्ज इनटू पोटेंशियल, ऐसा होगा। यहाँ से मान लो इस चार्ज को मैं पहले और कहीं लेके गया, चांद पे, धरती पे, आकाश में, सूरज पे, कई जगह ले गया, फिर यहाँ ले आया, वर्क डन क्या हुआ, चार्ज इनटू पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में जो वर्क डन हो रहा है वो वर्क डन की वैल्यू क्या पाथ पे डिपेंड कर रही है, कि अपन कौन से पाथ से उसको ला रहे हैं, कौन से पाथ से ले जा रहे हैं, क्या डिपेंड कर रही है, नहीं कर रही है। इसमें भी वर्क डन क्यू चार्ज इनटू पोटेंशियल, यहाँ भी वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल, यहाँ भी वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल। इसका मतलब वर्क डन की वैल्यू सेम है, वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और वर्क डन जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे वो कैसा फोर्स हो गया, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। समझ में आ रही चीज, कंजर्वेटिव फोर्स हो गया। तो कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन की वैल्यू जो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। अब इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कई बार ऐसा बना दिया जाता है कि मान लो इस तरह से एक रेक्टेंगल है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, और Q नोट चार्ज को या Q चार्ज को A से C एक तो ऐसे ले जाया गया, ठीक है, A से C एक तो ऐसे ले जाया गया, और एक बार ऐसे ले जाके ऐसे ले जाके ऐसे ले जाएगा, एक तो इस रास्ते से ले गया, एक रास्ते से ले गया, किस रास्ते से ले गया। A से C यदि ले जाया गया तो वर्क डन की वैल्यू क्या सेम होगी, अलग अलग होगी, क्या होगी, ठीक है। यानी कि W यू मानो WABC, WAC और WADC, ठीक है। WABC, WAC और WADC क्या तीनों की वैल्यू सेम रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। यदि इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है तो वर्क डन की वैल्यू पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, और वर्क डन की वैल्यू पाथ पर डिपेंड नहीं करती है तो इसका मतलब ये फोर्स कैसे हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। तो कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन की वैल्यू कभी भी पाथ पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो ये अपने पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। अब नेक्स्ट देखो अपने पास में टॉपिक आता है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है नेक्स्ट, और काफी काम आता रहेगा अपने। लग जागले की अरे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, या मैं ऐसे ही रामायण ही करे जा रहा हूँ यहाँ पे। भैया पढ़ते रहो, पढ़ोगे तो वैल्यू बनी रहेगी, तुम्हारी भी और मेरी भी तुम्हारी वैल्यू भी बनी रहेगी और मेरी वैल्यू भी बनी रहेगी। नहीं तो ऐसा नहीं होगा बिना फालतू ही पढ़ाए जा रहा हूँ, कोई पढ़ ही नहीं रहा है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ो, सब कुछ जो है वो तुम्हें मिल रहा है, कोई ऐसा है नहीं, कोई पैसे वैसे तुम्हें देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही यहाँ पे, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, किसी तरह का कोई चार्ज है नहीं, तो पढ़ते हुए चलो, क्या दिक्कत है। कई बार होता है कि फ्री की चीज़ों की वैल्यू नहीं होती, कई बार कईयों के दिमाग में, बहुतों के दिमाग में ऐसा होता है कि फ्री की चीज़ मिल रही है, यार फ्री की मिल रही है, मज़ा नहीं आ रहा, फ्री की चीज़ों, कईयों के दिमाग में तो होता है जितनी ज़्यादा महंगी चीज़ होगी वो उतनी ही बढ़िया होगी। ऐसा नहीं है अभी। कई बार जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं दूं, मोबाइल सब जानते हो, MI के जो मोबाइल आते हैं, मैं MI की कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहा यहाँ पे, लेकिन MI के जो मोबाइल, उसमें वो बहुत अच्छे अच्छे फीचर जो है वो बहुत कम रेट में मिल जाते हैं, ठीक है। और अदर कंपनी में अच्छे अच्छे फीचर हाई, उतने ही फीचर की जो है वो उसमें हाई रेट में मिलते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि रेट जहाँ ज़्यादा हो वहाँ चीज़ बढ़िया होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत सस्ती सस्ती भी मिलती है, ठीक है। जानना आना चाहिए उन चीज़ों को। यदि तुम्हें पहचानना आ गया ना कि हाँ भी कौन सी चीज़ बढ़िया है जो अपन को कम रेट भी लग रही है और बढ़िया भी मिल रही है, वो चीज़ पता तुम्हें होना चाहिए, पता लगाना तुम्हें आना चाहिए। तो कंपैरिजन कर सकते हो, कंपैरिजन करना कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ अब यहाँ तो तुम्हारे पैसे ही नहीं लग रहे, पहली बात तो ये है कि पैसे ही नहीं लग रहे, तुम्हें कंपैरिजन करना किससे है। पैसे लगे तो तुम कंपेयर करोगे, हाँ भी यहाँ तो 10,000 लग रहे हैं, वहाँ 12,000 लग रहे हैं। अब दोनों में कंपेयर करो कि दोनों में से बढ़िया कौन पढ़ा रहा है,
12 वाला बढ़िया पढ़ा रहा है कि 10 वाला बढ़िया पढ़ा रहा है, यहाँ तो पैसे ही नहीं लग रहे, तुम्हें करना क्या है, पढ़ लो बस आराम से, क्या कंपेयर क्या करोगे, किससे करोगे, ठीक है। तो मुझे पैसे नहीं चाहिए फिलहाल, मुझे तुम लोगों का प्यार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसों से फिलहाल कोई मतलब नहीं है। हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा शौक है पढ़ाना, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो जब तक पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़ते हुए रहो, हो सकता है मेरा भी दिमाग किसी दिन घूम जाए, मैं पढ़ाना बंद कर दूँ, ऐसा नहीं होगा वैसे, लेकिन दिमाग है, दिमाग घूम जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो जब तक पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़ते हुए चलो, इसलिए, और पढ़ाई ही तुम्हारा पहला धर्म है भाई, तुम्हारा धर्म ही पढ़ाई है, तुम्हें करना ही पढ़ाई है और कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें ना कोई कहीं से कुछ कमा के लाना है, कुछ और करना है, तुम्हें फिलहाल पढ़ाई करनी है। तो तुम्हारा पहला और आखिरी धर्म ही पढ़ाई है, तो पढ़ाई करो, स्टडी करो अपनी अच्छे से, जी जान लगा दो, मेहनत कर दो, फोड़ दो सबको। मैं तो कहता हूँ जिस काम को पकड़ लिया ना, उस काम को ऐसे ऐसे चुटकियों में ऐसे फोड़ो उस काम को कि मज़ा आ जाए। मतलब रात को सो ना तो ऐसे सुकून की नींद आनी चाहिए कि हाँ भी आज अपन ने कुछ किया है दिन के अंदर, ठीक है, कुछ किया इन द सेंस पढ़ाई करी है, ठीक है, कुछ किया इन द सेंस पढ़ाई करी है। तो ऐसा मतलब लगना चाहिए अंदर से कि हाँ भी आज अपन कुछ करके सो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे मैं भी यदि मान लो मैं दिन भर काम करता हूँ, उसके बाद में रात को सोने जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार दिन में अपन ने मतलब बच्चों को पढ़ाया है बढ़िया से, कुछ को तो ऐसे भी पढ़ाया जिनसे अपन ने कुछ पैसे ही नहीं लिए, कुछ चार्ज ही नहीं लिए, जैसे ऑनलाइन क्लास है इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो अब एक अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ भी अपन ऐसा काम भी कुछ सोशल सर्विस भी कर रहे हैं कि जिसमें अपना कोई मतलब अपन को कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन अपन को दे बहुत कुछ रहे हैं, ठीक है। तो मैं अब तो अपना सारा नॉलेज ही दे रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, मैं तो अपना सारा नॉलेज ही दे रहा हूँ। तो इसलिए पढ़ो बस, और तुम्हारा काम क्या है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट अपने पास में जो टॉपिक आता है, अच्छा टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज के कारण अपन को किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। जैसे क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पे अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाली थी, उसका फॉर्मूला आया था KQ/r² आया था। अब क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ठीक है, वो अपन को निकालना है। देखो समझना, कोई नई चीज़ नहीं है, अभी समझ में आ जाएगी चीज़ें क्या हैं, बस थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा। एक प्लस का क्यू चार्ज है, उससे r डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P पर पोटेंशियल यदि V है, तो मुझे ये निकालना है कि इस V की वैल्यू क्या होगी। समझ में आ रही चीज़, क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पे पॉइंट P है, इस पॉइंट P पे पोटेंशियल यदि V है, तो मुझे ये निकालना है कि इस V की वैल्यू क्या होगी। तो अभी अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था कि किसी भी पॉइंट पर यदि मुझे पोटेंशियल निकालना होता है, तो उस पोटेंशियल को निकालने का तरीका क्या होता है, अभी पढ़ा है अपन ने, पोटेंशियल को निकालने का तरीका क्या होता है। किसी भी पॉइंट पर, फिर से सुनना, लाइन है याद रखो, लिख लो, किसी भी पॉइंट पर यदि मुझे पोटेंशियल निकालना है तो इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां तक ले आओ, यहां तक लाने में जितना वर्क किया जाएगा वो वर्क ही इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल के इक्वल होगा। समझ में आ रही चीज। तो यदि मुझे पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां तक लेकर आऊंगा, ले आऊंगा यहां तक, और यहां तक लाने में मुझे जितना वर्क किया जाएगा वो वर्क ही किसके इक्वल होगा, इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल के इक्वल रहेगा। समझ में आ रही चीज। इन्फिनिटी से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां तक लाने में जितना वर्क किया जाएगा वो वर्क ही इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल के इक्वल होगा। क्लियर। अब देखो अब वर्क मुझे निकालना है, ठीक है। वर्क ऐसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, तो अपन छोटे छोटे वर्क निकाल लें फिर सारे वर्क जोड़ दें, कर सकते हैं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी सीधा सीधा जोड़ सकते हैं। मैंने मान लिया कि किसी टाइम पे ये जो क्यू नोट चार्ज था, वो क्यू नोट चार्ज अपन ये मान लेते हैं कि किसी टाइम पर जो क्यू नोट चार्ज है, वो क्यू नोट चार्ज जो है वो ये मानो कि यहां पहुंच गया, यहां, इसको मैंने मान लिया क्या है, पॉइंट ए, राक्षस जैसा पेन है, और इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसको मैंने मान लिया पॉइंट बी। इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक क्यू नोट चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ा वो कितना करना पड़ा, डी डब्ल्यू करना पड़ गया, डी डब्ल्यू।
तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैंने मान लिया कितना है, dV है, मान लिया dV। भी दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस बी है, उसको मैंने क्या मान लिया, dV स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस है क्योंकि मैंने स्मॉल पाथ में डिवाइड किया है। तो वो क्या हो जाएगा, dV इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dW बाई क्यू नॉट। होगा कि नहीं होगा, बी क्यू नॉट चार्ज को A से B तक लाने में जो वर्क होगा वो वर्क यदि dW हुआ है तो dW इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई चार्ज। इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज। ये फॉर्मूला होता है अपने पास। अब देखो, यदि जब चार्ज क्यू नॉट A पॉइंट पे था तो A पॉइंट पे जब चार्ज क्यू नॉट था तो इस पे फोर्स किधर लग रहा था, इधर की तरफ। इससे तो दिखेगा ही नहीं, इससे दिखाना पड़ेगा मोटे वाले से। तो जब ये चार्ज इस पे था A पॉइंट पे तो इस पे फोर्स किधर लग रहा था, इधर की तरफ लग रहा था। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैंने मान लिया कितना है, dx है, मान लिया dx। इस चार्ज को क्यू नॉट चार्ज को A से B तक लाने में जो वर्क डन होगा, जो स्मॉल वर्क डन अपन बोल रहे हैं, वो स्मॉल वर्क डन क्या यही होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भी वर्क डन का सिंपल फॉर्मूला होता है अपने पास में, ठीक है। देखो जो फालतू की चीज़ें उनको हटा देते हैं, कोई काम की नहीं है ये, ठीक है। इसको भी हटा दो चाहे फिलहाल ये कोई काम का नहीं है। चलो, तो अपन ये बोलते हैं कि यहाँ पर जब चार्ज यहाँ था, फोर्स कौन लगा रहा था, फोर्स कौन लगा रहा था, ये वाला चार्ज। भी जब ये A पॉइंट पे था चार्ज, जब क्यू नॉट चार्ज जो है वो A पॉइंट पे आ गया था तो उस पर कैसा फोर्स लग रहा था, रिपल्सिव फोर्स। कौन लगा रहा था, ये प्लस क्यू चार्ज, ये लगा रहा था। तो इधर की तरफ फोर्स लग रहा था, डिस्प्लेसमेंट इधर लिया। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो स्मॉल वर्क मेरे को करना पड़ा, वो स्मॉल वर्क क्या होगा, फोर्स वेक्टर इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, जानते हैं अपन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट में इधर दे रहा हूँ, एंगल कितना बना 180। डॉट हटाएंगे तो कोस 180 आएगा। तो dW इक्वल टू हो जाएगा f dx कोस 180, और कोस 180 की वैल्यू -1, तो dW इक्वल टू हो जाएगा माइनस का f dx हो जाएगा। अब देखो ये फोर्स कितना लग रहा है, ये जो डिस्टेंस है A पॉइंट से इस चार्ज की वो मैंने मान ली x है। तो कोई बता सकता है कि ये कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये चार्ज इस चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा है। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कूलाम लॉ से अपन पढ़ते हैं K Q1 Q2 r स्क्वायर। तो Q और Q नॉट के बीच में लगने वाला जो फोर्स होगा, डिस्टेंस कितनी है x, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। तो फोर्स जो होगा वो फोर्स क्या हो जाएगा K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर। तो फोर्स की वैल्यू पुट कर दो तो dW इक्वल टू मेरे पास में आ जाएगा माइनस का K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। यहाँ तक क्लियर है सबके। ये तो इस चार्ज को A से B तक लाने में जो स्मॉल वर्क करना पड़ रहा है उस स्मॉल वर्क की वैल्यू है। भी dW कौन सा वर्क है, चार्ज को A से B तक लाने में, ठीक है। ऐसे ही मुझे तो कहाँ तक लाना है, यहाँ तक, ठीक है। तो मैं ऐसे ही इस पूरे पाथ को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक वाले पाथ को छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में तोड़ दूंगा और छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में छोटे छोटे वर्क निकाल लूंगा। छोटे छोटे वर्क निकाल के सारे छोटे छोटे वर्क को टोटल कर दूंगा तो मेरे पास क्या पता चल जाएगा, मुझे टोटल वर्क पता चल जाएगा। और टोटल वर्क पता चलते ही क्या पता चल जाएगा, पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो पहले तो अपन टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क निकालने का तरीका, छोटे छोटे को जोड़ने का तरीका अपने पास क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा dW इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस का K Q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx हो जाएगा। माइनस कॉन्स्टेंट, माइनस बाहर आ जाएगा, K कॉन्स्टेंट, Q कॉन्स्टेंट, Q नॉट कॉन्स्टेंट, x चेंज होता जाएगा। x की वैल्यू यहाँ इन्फिनिटी पे कितनी है, इन्फिनिटी, फिर यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ पे P पे आएंगे तो कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी, ठीक है। और लिमिट देखो कहाँ से कहाँ तक लगेगी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, कहाँ से लेकर आ रहे हैं अपन, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से लेके कौन से पॉइंट तक लेकर आ रहा हूँ मैं, r डिस्टेंस तक लेकर आ रहा हूँ। यानी कि इन्फिनिटी डिस्टेंस से लेके मैं r डिस्टेंस तक लेकर आ रहा हूँ।
तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, इन्फिनिटी टू आर। एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी से लेकर मुझे यहाँ तक लेकर आना है, यानी कि आर डिस्टेंस तक हो सकती है। ये डिस्टेंस कौन सी है, आर, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, इन्फिनिटी से लेके आर तक। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो हो गया डब्ल्यू, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लो, माइनस कांस्टेंट, के कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, क्यू नॉट कांस्टेंट, अंदर क्या रहेगा, इन्फिनिटी टू स्मॉल आर 1/x² dx हो जाएगा। अब 1/x² का इंटीग्रेशन हम कहिए तो हवा नहीं लगेगी इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन आते ही हाथ खड़े कर देते हैं सर हम, अब हमारे बस की बात नहीं है, बस यहाँ तक तो समझ में आ रही थी। 1/x² का इंटीग्रेशन माइनस का 1/x। अब इंटीग्रेशन वाली चीज़ें तो देखो ये तो घूमती रहेगी, अब तुम्हारी क्लियर होनी चाहिए चीज़ें, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें, बता देता हूँ। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर n + 1/n+1 होता है। तो x की पावर 1/x² का मतलब क्या हुआ, x की पावर -2, तो ये हो जाएगा x की पावर -2 + 1/-2 + 1। x की पावर -2 + 1 कितना होगा, -1, और -2 + 1 कितना होगा, -1, यानी कि माइनस का 1/x, माइनस का 1/x, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया इंटीग्रेशन। बाकी हम इंटीग्रेशन मैं बताऊंगा नहीं बार बार इन चीज़ों को, याद तो में रखना है, साइन थीटा कोस थीटा इन सबके इंटीग्रेशंस क्या होते हैं, ठीक है। चलो माइनस को बाहर निकालोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो W इक्वल टू हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट, ठीक है। लिमिट पुट कर दो 1/x, x की जगह एक बार r और एक बार इन्फिनिटी, तो 1/r - 1/इन्फिनिटी, ठीक है। 1/इन्फिनिटी क्या होगा, 0, बचा क्या 1/r। तो W का जो फॉर्मूला आया W वो कितना आया, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर, के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर। ये तो मेरे को वर्क करना पड़ा, इतना तो मुझे वर्क करना पड़ा। कौन सा वर्क है ये, इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ा वो इतना करना पड़ा, ठीक है। अब पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, चार्ज कौन सा जिसको ला रहे हैं अपन, क्यू नॉट को ला रहे हैं, तो पोटेंशियल जो होगा V पॉइंट पे वो क्या हो जाएगा, W/Q नॉट। तो V = W तो कितना है, पुट कर दो, W पुट करेंगे तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन R अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो V जो आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, के क्यू अपॉन R। अब देखो यहाँ से ये है असली चीज कि Q चार्ज से R डिस्टेंस पे, Q चार्ज से R डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, Q चार्ज से R डिस्टेंस में जो पोटेंशियल बना है वो कितना बना है, के क्यू अपॉन R बना है। तो याद ये रखना है, डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछी जाती है। Q चार्ज से R डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल बनता है वो कितना बनता है, के क्यू अपॉन स्मॉल r। ये चीज अपन को ध्यान रखनी है। तो Q चार्ज से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल बनता है के क्यू अपॉन स्मॉल। अब मैंने देखो एक चीज यदि तुम्हें याद हो तो एक चीज बोली थी, ठीक है, वो भी अभी रिकॉल हो जाएगी। ये कब है, जब ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। यदि ये चार्ज नेगेटिव होता, यदि ये चार्ज नेगेटिव होता तो ये फोर्स इधर लगने की बजाय किधर लगता, इधर की तरफ, अट्रैक्शन फोर्स लगाता। ये नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव पे कैसा फोर्स लगाता, अट्रैक्शन फोर्स। तो ये फोर्स इधर लगता, डिस्प्लेसमेंट भी इधर था, दोनों के बीच का एंगल कितना होता, 0 डिग्री। तो मैं यहाँ पे cos 0 पुट करता, यहाँ प्लस आता, यहाँ प्लस आता, यहाँ प्लस आता और यहाँ प्लस आता प्लस यहाँ पे। फिर 1/x² का वही इंटीग्रेशन होता तो कितना होता, माइनस का 1/x, यहाँ प्लस था ये माइनस बाहर आ जाता, यानी कि यहाँ क्या आता, माइनस आता, यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस आता, यहाँ माइनस होता। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज के कारण है, और यदि चार्ज नेगेटिव होता तो क्या पोटेंशियल बनता, माइनस का के क्यू अपॉन स्मॉल r। यानी कि पॉजिटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव चार्ज के कारण पोटेंशियल नेगेटिव होता है। Q चार्ज से R डिस्टेंस पे पोटेंशियल होता है के क्यू अपॉन स्मॉल r। यदि चार्ज पॉजिटिव है तो प्लस का के क्यू अपॉन स्मॉल r होगा, चार्ज नेगेटिव है तो माइनस का के क्यू अपॉन स्मॉल r होगा। अब मैंने एक चीज बताई थी, चैप्टर फर्स्ट जब शुरू किया था उस टाइम पे बताया था कि चैप्टर फर्स्ट में कितने भी फॉर्मूले आ जाओ, चैप्टर फर्स्ट में कितने भी फॉर्मूले आ जाओ, यदि चार्ज पॉजिटिव में दे रखा है तो पॉजिटिव में लेना है, नेगेटिव में दे रखा है तो भी पॉजिटिव में ही लेना है, बोला था। तो वहां पे चार्ज को हमेशा अपन पॉजिटिव में ही लेके चल रहे थे। जो भी फॉर्मूला पुट कर रहे थे उनमें सब में चार्ज चाहे पॉजिटिव में हो तो भी पॉजिटिव में ले रहे थे, नेगेटिव में हो तो भी पॉजिटिव में ही ले रहे थे। लेकिन सेकंड चैप्टर में ऐसा नहीं होगा। सेकंड चैप्टर में यदि चार्ज पॉजिटिव में दे रखा है तो फॉर्मूले में पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव में दे रखा है तो फॉर्मूले में नेगेटिव में ही लेना है। समझ में आ रही चीज? तो चार्ज पॉजिटिव में दे रखा है तो पॉजिटिव में लेना है, नेगेटिव में दे रखा है तो नेगेटिव में लेना है। तो ये अपने पास में एक अच्छा टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया
कि Q चार्ज से r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल कितना होता है KQ अपॉन स्मॉल r। पॉजिटिव चार्ज हो तो प्लस में KQ अपॉन स्मॉल r और नेगेटिव चार्ज हो तो माइनस का KQ अपॉन स्मॉल r। क्लियर है। अब देखो इसके अंदर, अब ये तो अपने पास में पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल आ गया। अब ऐसे ही मान लो बहुत सारे चार्ज, अब ये पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, अभी अपन बोला था पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर तो है नहीं। तो इस चैप्टर के अंदर इस क्वांटिटी जो भी आएगी अपने पास में वो सारी स्केलर क्वांटिटी आएगी, तो वेक्टर क्वांटिटी इस चैप्टर में अपनी है नहीं, तो अपन को कोई वेक्टर सम वाले फॉर्मूले इसमें लगेंगे नहीं। इसमें जो भी होगा वो सीधे सीधे ऐड ही हो जाएंगे, क्योंकि सारी की सारी क्वांटिटीज कैसी है, स्केलर क्वांटिटी ही है, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो अब देखो इनमें यदि मान लो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाना चाहे, ठीक है, या मान लो बहुत सारे चार्जेस हो, बहुत सारे चार्जेस हो तो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो यदि अपन टॉपिक लिखना चाहें तो टॉपिक अपना ये हो सकता है, पोटेंशियल ड्यू टू मेनी चार्जेस। ठीक है, यदि किसी पॉइंट पे बहुत सारे चार्जेस हैं तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा। जैसे मान लो ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, ये Q4 चार्ज है, और मुझे इस पॉइंट के ऊपर नेट पोटेंशियल निकालना है, कितना होगा। Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज, ये R1, ये R2, ये R3, ये R4। Q1 चार्ज से R1 डिस्टेंस पर पोटेंशियल कितना होगा, KQ1 अपॉन R1। Q2 चार्ज से R2 डिस्टेंस पर पोटेंशियल KQ2 बाई R2। Q3 चार्ज से R3 डिस्टेंस पर पोटेंशियल KQ3 बाई R3। Q4 चार्ज से R4 डिस्टेंस पर पोटेंशियल KQ4 अपॉन R4। ठीक है, एक चार्ज को माइनस में ले लेते हैं, ये मान लो माइनस का Q5 चार्ज था और ये डिस्टेंस R5 थी, तो ये पोटेंशियल कितना हो जाएगा, माइनस का KQ5 अपॉन R5। मुझे निकालना है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर तो नेट पोटेंशियल जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, जितने भी पोटेंशियल उन सब का क्या कर दोगे, सम कर दोगे। ठीक है, वही क्या हो जाएगा उस पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल। सीधा सीधा जोड़ना है, कोई वेक्टर वेक्टर रूल नहीं लगाना, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी तो है नहीं, तो अपन को सीधा सीधा यहाँ पे ये जोड़ के रखना है। तो नेट पोटेंशियल जो बनेगा वो नेट पोटेंशियल जितने भी चार्जेस अपने पास में हैं उन सारे के सारे चार्जेस का क्या होगा, एक तरह से एल्जेब्रिक सम रहेगा। जितने पॉजिटिव में पोटेंशियल है तो पॉजिटिव में जोड़ दो, नेगेटिव पोटेंशियल है तो नेगेटिव में जोड़ दो। क्लियर। अब देखो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन क्या चीज़ है, क्वेश्चन भी है भी तो इस पे बिल्कुल है। चलो, एक मेरे पास में प्लस का 4 माइक्रोकूलम चार्ज है और एक मेरे पास में माइनस का 9 माइक्रोकूलम चार्ज है। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। ऐसा क्वेश्चन अपन पहले भी कर चुके हैं। अब मुझे निकालना है कि इन दोनों पॉइंट्स, दोनों चार्जेस के कारण एक ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर पोटेंशियल जो है वो जीरो हो, जहां पर नेट पोटेंशियल जो है वो जीरो हो। मुझे एक ऐसा पॉइंट पता करना है जहां पर पोटेंशियल जीरो हो। ठीक है, अब पहले तो एक चीज देखो, क्या ऐसा एक ही पॉइंट होगा या बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं जहां पोटेंशियल जीरो हो सकता है। समझो, जैसे मान लो मैंने मान लिया कि इसके यहां जो पोटेंशियल है यहां पे x डिस्टेंस पे वो क्या है, जीरो है, ये अपन ने मान लिया। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1 + x हो जाएगी ऐसे। ठीक है, अपन को ये पता है यहाँ पोटेंशियल जीरो होने का मतलब इसके कारण पोटेंशियल पॉजिटिव है वो और इसके कारण पोटेंशियल नेगेटिव है वो, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो मुझे पता है कि पोटेंशियल ड्यू टू 4 प्लस पोटेंशियल ड्यू टू 9 इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। ऐसा होना चाहिए भी, टोटल पोटेंशियल जीरो करना है। 4 से x डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल बनेगा वो कितना बनेगा, k × 4/x, KQ/R होता है फॉर्मूला। और 9 से 1 + x डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल बनेगा वो कितना बनेगा, k × -9/1 + x इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। इसको उधर ले जाओ, माइनस वाले टर्म को उधर ले जाएंगे तो यहाँ आएगा 4k/x इक्वल टू 9k/1 + x, k से k कैंसिल, ये बचा 4/x इक्वल टू 9/1 + x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 4 + 4x इक्वल टू 9x। ठीक है, 4x को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4/5 मीटर। समझ में आ रही थी।
तो x इक्वल टू मेरे पास में आएगा 4/5 मीटर, यानी कि यहाँ से 4/5 मीटर डिस्टेंस पे आगे पोटेंशियल जो जीरो हो सकता है। एक पॉइंट, क्या बीच में भी कहीं जीरो हो सकता है? देखो ये प्लस का 4 माइक्रोकुलाम, ये माइनस का 9 माइक्रोकुलाम, दोनों के बीच के डिस्टेंस 1 मीटर, और मैंने मान लिया कि इससे x डिस्टेंस पे, 4 से x डिस्टेंस पे पोटेंशियल जीरो हो गया इन दोनों के बीच में, ठीक है। ये x है तो ये कितना हो गया 1 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। देखो मैं ये बोल सकता हूँ पोटेंशियल ड्यू टू 4 इक्वल टू क्या होना चाहिए, पोटेंशियल ड्यू टू 9, ठीक है। या दोनों का सम कर दो, दोनों का सम किसके इक्वल हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। 4 के कारण x डिस्टेंस में पोटेंशियल कितना होगा, k इंटू 4/x, प्लस 9 के कारण कितना होगा, k इंटू माइनस का 9/1 माइनस x इक्वल टू क्या होगा 0। इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा 4k/x इक्वल टू हो जाएगा 9k/1 माइनस x, k से k कैंसिल, तो 4/x इक्वल टू हो गया 9/1 माइनस x। इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेकर आएंगे तो 4 माइनस 4x इक्वल टू क्या हो गया 9x, 4x को इधर ले जाओ तो ये 13x इक्वल टू हो जाएगा 4, तो x इक्वल टू क्या हो गया 4/13 मीटर, यानी कि 4/13 मीटर पे जाके पोटेंशियल जो है वो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब एक पॉइंट मिला या 2 पॉइंट मिले या बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। बहुत सारे पॉइंट कैसे मिलेंगे, अब देखो 4/13 कम है कि 4/5 कम है। 4/5 मीटर का मतलब, इसको यदि मैं आगे सोल्व करूँ तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 40, पॉइंट लगाएंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो 40/5, 40/5 का मतलब 0.8, ठीक है 0.8 मीटर। ये तो आया 0.8 मीटर, ये कितना आएगा 4/13, 4/13 करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे तो 40/13 यानी कि 0.3 मीटर के समथिंग आएगा, ठीक है 0.3 पॉइंट कुछ आगे और आएगा 0.3 मीटर, ठीक है। अब देखो इसके अंदर 0.3 मीटर का मतलब क्या हो गया, तो मैं यदि अलग से बनाना चाहूँ तो समझना इस चीज़ को थोड़ा सा कि ये तो प्लस का 4 माइक्रोकुलाम, ठीक है, ये मान लो माइनस का 9 माइक्रोकुलाम आ गया। यहाँ से अंदर की तरफ तो कितना पॉइंट पे बना है 0.3 मीटर का मतलब लगभग यहाँ आ गया, और बाहर की तरफ कितने पे बना है 0.8 का मतलब लगभग वो यहाँ आ गया, ठीक है। इससे भी आगे वाले डिस्टेंस पे। इसका मतलब यदि मैं इन दोनों पॉइंट्स को मिलाऊं तो यहाँ पर कुछ इलिप्टिकल फॉर्मेशन बनती है, ऐसे बनती है। इस इलिप्स पे जितने भी पॉइंट होंगे उन सारे के सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। समझ में आ रही थी? इसका मतलब इनफाइनाइट पॉइंट्स बनेंगे, उन इनफाइनाइट पॉइंट्स के कारण पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, जीरो होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी दो चार्ज यदि अपोजिट नेचर के हैं तो उनके कारण जीरो पोटेंशियल वाले पॉइंट्स क्या होंगे, बहुत सारे होंगे। कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। तो अब अपन से बाहर वाला पॉइंट पूछा जाता है तो अपन को ऐसे करना है, अंदर वाला पॉइंट पूछा जाता है तो अपन को ऐसे करना है, और कोई पॉइंट अपन से पूछेंगे नहीं क्योंकि उसमें फिर इलिप्स की इक्वेशंस लगती है, तो इलिप्स की इक्वेशन अपनी इतनी टिपिकल चीज़ें आती नहीं है। तो नॉर्मली अपन से बाहर वाला पॉइंट पूछा गया तो भी पोटेंशियल जीरो हो सकता है, अंदर वाला पॉइंट पोटेंशियल पूछा गया तो भी जीरो हो सकता है। पूछा गया कि कितने पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पोटेंशियल जीरो होगा, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। इस इलिप्स के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं जहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और देखना इसके ऊपर, जैसे मान लो ये क्वेश्चन था, ठीक है, इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसी क्वेश्चन में अपन से ये पूछ लिया गया कि ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, ठीक है, दोनों चार्ज प्लस में है, तो जीरो पोटेंशियल कहाँ होगा, करो देखिए जब तक मैं साफ कर दूँ। यदि दोनों चार्ज प्लस में है तो जीरो पोटेंशियल कहाँ होगा, ये अपन से पूछा गया है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि कहाँ होगा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो कॉपी पेन तुम्हारे पास में है तो कैसे करेंगे करने की कोशिश। कहीं ऐसे तो नहीं है जो मतलब पॉपकॉर्न खा रहे हैं, चिप्स विप्स खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्या चल रहा है सामने, है ऐसा तो नहीं चल रहा। अरे नोट्स बनाने हैं भाई, मैं नोट्स, देखो मुझे यदि ऐसा लग गया ना नोट्स नहीं बनाने, नोट्स अपलोड करना बंद कर दूंगा। नोट्स खुद को बनाने हैं, ठीक है, नोट्स खुद को ही बनाने हैं। और नोट्स मैं जो अपलोड कर रहा हूँ वो केवल थ्योरी है, क्वेश्चंस तो तुम्हें बनाने ही पड़ेंगे, क्वेश्चंस तुम्हें करने ही पड़ेंगे, इसलिए नोट्स खुद को बनाने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं नोट्स नहीं बना रहे हो, नोट्स तो बनाने ही है। चलो अब मुझे बताओ कि ऐसा पॉइंट बताओ, वही डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी ले ली अपन ने, 1 मीटर, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट बताओ जहाँ पोटेंशियल जीरो होगा, सोचो क्या पोटेंशियल जीरो हो सकता है क्या किसी पॉइंट पे। पहले तो ये देखो इसके कारण पोटेंशियल कैसा बनेगा, पॉजिटिव, चाहे कहीं लो, चाहे इधर लो, चाहे इधर लो।
इसके कारण पोटेंशियल कैसा बनेगा, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, चाहे इधर ले हो चाहे इधर ले हो चाहे इधर ले हो, पोटेंशियल तो पॉजिटिव बनेगा। तो जब पोटेंशियल दोनों के कारण हर पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव ही बनेगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव का सम कभी जीरो हो सकता है क्या? पॉजिटिव पॉजिटिव का सम कभी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब ऐसा कोई पॉइंट होगा ही नहीं जहाँ पे पोटेंशियल जो हो क्या हो, जीरो हो। जीरो पोटेंशियल तभी होगा जब चार्ज जो है वो अपोजिट नेचर के हो, या फिर कोई तीसरा चार्ज भी यहाँ पर आ जाए जो कैसा हो, नेगेटिव हो। समझ में आ रही चीज? तो चार्जेज यदि अपोजिट नेचर के होंगे तब भी जीरो पोटेंशियल का पॉइंट मिलेगा। यदि चार्जेज जो है वो सेम नेचर के हो गए, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव नेगेटिव हो, जैसे मान लो यहाँ माइनस का 4 माइक्रोकूलम ले लिया, ठीक है, और यहाँ माइनस का 9 माइक्रोकूलम ले लिया, तो क्या ऐसा पॉइंट मिलेगा जहाँ पोटेंशियल जीरो होगा? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ भी पोटेंशियल नेगेटिव बनेगा हर पॉइंट के ऊपर, और इसके कारण भी पोटेंशियल हर पॉइंट के ऊपर नेगेटिव ही बनेगा। नेगेटिव नेगेटिव का सम कभी जीरो नहीं हो सकता है। इसलिए कभी भी सेम नेचर के चार्जेस का यदि पेयर बन रहा है तो पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं हो सकता। पोटेंशियल जीरो या जीरो पोटेंशियल वाले पॉइंट तभी मिलेंगे जब चार्जेज कैसे होंगे, अपोजिट नेचर के होंगे। यदि सेम नेचर के चार्जेज होंगे तो कभी भी पोटेंशियल जीरो नहीं हो सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि किसी भी क्यू चार्ज से r डिस्टेंस में पोटेंशियल का फॉर्मूला अपने पास ही आया है KQ/R आया है, ठीक है। इसमें यदि अपन ग्राफ बनाना चाहें, ग्राफ किस किस के बीच में, पोटेंशियल और चार्ज के बीच में, एक तो ये अपने ग्राफ बनाया, ठीक है, और एक अपन ग्राफ बना रहे हैं पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में, r के बीच में, ठीक है। पोटेंशियल और r के बीच में ग्राफ बनाया जाए तो पोटेंशियल और चार्ज के बीच में ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन करो। पोटेंशियल जैसे जैसे चार्ज बढ़ता है पोटेंशियल भी क्या बढ़ता जाएगा, बिल्कुल बढ़ेगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी पोटेंशियल जो होता जाएगा वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है। तो चार्ज के बढ़ने पे पोटेंशियल बढ़ता है। यदि चार्ज बढ़ता है, जैसे मान लो क्यू चार्ज था, इस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस पे पोटेंशियल जो बना था वो क्या बना था, KQ/R, ठीक है। तो यदि इस चार्ज की वैल्यू बढ़ती है तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और यदि इस r की वैल्यू बढ़ती है, यानी इस चार्ज से जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पे जाते जाएंगे पोटेंशियल जो होता जाएगा वो कम होता जाएगा, और जीरो कहाँ हो जाएगा, जीरो कहाँ होगा, ये इन्फाइनाइट पे जाके। इन्फाइनाइट पे जाके किसी भी चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। तो यहाँ तक के अपने टॉपिक जो सारे क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट जो कल है, कल नए टॉपिक देखेंगे, तब तक इनको पढ़ते रहो। देखो पढ़ना है, अब और कुछ नहीं करना है। अपना मेन टारगेट जो है वो स्टडी करना है। अपन यहाँ स्टडी करने के लिए आए हैं तो मेन टारगेट अपना स्टडी ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, कोई भी डाउट हो तो पूछते रहो। सेकंड चैप्टर अपना शुरू हो चुका है, काफ़ी कुछ अपन ने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ लिया है, ठीक है। अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया आज, तो काफ़ी कुछ अपन ने सेकंड चैप्टर में पढ़ लिया है। तो इनको अच्छे से तैयार करते हुए चलो। कोई डाउट हो तो पूछ लेना, क्या कैसे पूछना है, क्यों पूछना है वो तुम्हें पता है, तो कोई नई चीज़ नहीं है। और नई बाकी फर्स्ट चैप्टर तैयार नहीं किया है तो पहले फर्स्ट चैप्टर तैयार कर लो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में सेकंड चैप्टर को उठाना। वीडियो पड़े रहेंगे, कभी भी देख लेना। कभी भी देख लेने का मतलब ऐसा नहीं कि हाँ भी चलो 2 महीने बाद देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर के वीडियो यदि नहीं देखे तो छोटे छोटे वीडियो बनाए। अब थोड़े से बड़े वीडियो बनेंगे। फर्स्ट चैप्टर के छोटे छोटे वीडियो बनाए हैं, आधे घंटे 30 मिनट 40 मिनट के, ऐसे ही। वो छोटे इसलिए बनाए हैं कि ताकि तुम थोड़ी रेगुलरिटी में आ जाओ, ठीक है। तो अब सेकंड चैप्टर के वीडियो थोड़े से बड़े बड़े बनेंगे, ठीक है, 1 आवर प्लस 1 आवर के आसपास। तो इसलिए उन वीडियोस को अच्छे से देखते हुए चलना। तो फर्स्ट चैप्टर में यदि कुछ रह गया है तो उसको पढ़ लेना, उसके बाद में सेकंड चैप्टर उठाना। सेकंड चैप्टर सीधा मत उठाना, मैं पहले बोल रहा हूँ, सीधा उठा लोगे तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन रह जाएगा। इसलिए फर्स्ट चैप्टर पहले ढंग से तैयार करना, उसके बाद में सेकंड चैप्टर पढ़ना शुरू करना, तब जाके सेकंड चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर होगा। क्लियर है? तो ऐसे ही अपने टॉपिक चलते रहेंगे। तो पढ़ते रहो, अच्छे से तैयारी करते रहो और मज़े करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।